हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बताऊंगी कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं उसका क्या मतलब है। ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड होगा कि आप इसको कैसे शो कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जैसे आप सब जानते ही होंगे कि एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पर्सन के पास राइट होती है टू परचेज और सेल एंड अंडरलाइंग एसेट एट एन अग्रीड अमाउंट ऑन और बिफोर दी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। दो पर्सन मिलते हैं, वो आपस में खरीदने बेचने की बात करते हैं एक एग्रीड अमाउंट में एक पर्टिकुलर एसेट, और फ्यूचर में एक डेट डिसाइड कर लेते हैं। अब इसमें जो बायर होता है, मतलब जो खरीद रहा होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास राइट होती है, उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता, मतलब उसको जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना ही होगा। उसके पास राइट है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए। पर जो दूसरा पर्सन होता है जो कि सेलर होता है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, उसके पास ऑब्लिगेशन होता है कि उसको, अगर बायर ने एक्सरसाइज कर ली राइट कि वो कंप्लीट करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बेचना ही होगा सिक्योरिटी या फिर खरीदना होगा। तो राइट किसके पास होता है? जो बायर होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। जो सेलर होता है उसके पास क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है। अब ये जो राइट और ऑब्लिगेशन होता है वो क्यों है? बिकॉज जो आप एंटर करते हैं बायर सेलर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो बायर एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है सेलर को, तो सेलर की तो इनकम हो गई, जबकि फ्यूचर में सेटलमेंट होना है। बट आज के दिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी टाइम एक प्रीमियम अमाउंट छोटा सा बायर सेलर को प्रोवाइड करता है, वो सेलर की इनकम हो जाती है और वो बायर का एक्सपेंस हो जाता है। तो जब बायर ने एक टोकन अमाउंट दिया है तो इसका मतलब उसके पास राइट है कि वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है कि यस, मैं ये कंप्लीट करना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट। और सेलर को उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब कि ऑब्लिगेशन है सेलर का। अब फॉर एग्जाम्पल इक्विटी इंडेक्स है, मिस्टर ए है, वो परचेज करना चाहते हैं इक्विटी इंडेक्स 2 महीने बाद 100 रुपए में मिस्टर बी से। अब अमाउंट भी तय हो गया 100 रुपए, अंडरलाइंग एसेट भी तय हो गया इक्विटी इंडेक्स, और अपने टाइम भी डेट भी डिसाइड हो गई फ्यूचर की 2 महीने बाद। अब इसमें बायर कौन है? मिस्टर ए, और सेलर कौन है? मिस्टर बी। तो बायर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्रीमियम अमाउंट 10 रुपए का सेलर को पे कर देंगे, और अग्रीड अमाउंट क्या है, मतलब एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 100 रुपए। 2 महीने बाद अगर मार्केट में इंडेक्स इक्विटी इंडेक्स की वैल्यू 120 हो जाती है, तो जो बायर है मिस्टर ए, वो एक्सरसाइज कर लेगा, क्योंकि उसको क्या करना है? खरीदना है मिस्टर बी से और मार्केट में बेच देगा। तो बेच के उसको 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। 100 रुपए में खरीदा मिस्टर बी से और 120 में मार्केट में सेल कर दिया, तो उसका फायदा कितना हो गया? 20 रुपए का, और 10 रुपए उसने प्रीमियम दे दिया था। तो नेट जो फायदे में रहा मिस्टर ए, वो कितने के रहा? 10 रुपए के। बट यही जो 120 रुपए की प्राइस है 2 महीने बाद, वो हो जाती है 90 रुपए की। तो बायर क्या एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन? नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो लॉस हो जाएगा। ज्यादा अमाउंट में वो खरीदे मिस्टर बी से, सेलर से ज्यादा अमाउंट में खरीदे और मार्केट में वो कम में 90 रुपीज में बेच दे, तो उसको तो लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट को वो अनएक्सरसाइज छोड़ देगा, मतलब एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो बी का लॉस कितना हुआ? 10 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि 10 रुपए उसके प्रीमियम तो जेब से जा चुके थे। तो ऐसे जो मैक्सिमम लॉस एक बायर को, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बायर को एक मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो प्रीमियम अमाउंट तक ही हो सकता है, और जो गेन है, गेन अनलिमिटेड हो सकता है बायर को। वैसे ही अगर अपन सेलर के लिए देखें तो सेलर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मैक्सिमम गेन है वो एक प्रीमियम अमाउंट तक हो सकता है, और जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। जब मार्केट में 120 रुपए की प्राइस चल रही थी इक्विटी इंडेक्स की, तो जो सेलर है उसको 120 में
खरीद के फिर बेचना पड़ा 100 रुपए में बायर को, तो उसको कितने का लॉस हो गया? 20 रुपए का। और 10 रुपए उसको प्रीमियम मिल गया था, तो उसको 10 रुपए का लॉस हो गया। तो लॉस तो अनलिमिटेड है सेलर के लिए, बट गेन प्रीमियम अमाउंट तक के लिए। तो आपको अब तक ये तो समझ आया होगा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो जब आप अपनी ट्रेड बुक खोलेंगे तो आपको बायर के नाम से मिलेगा कि बायर, या फिर बायर की जगह होल्डर टर्म यूज किया गया होगा। वैसे ही सेलर के बदले एक राइटर टर्म भी यूज किया जाता है। तो ये तो दो पर्सन होते हैं जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू परचेज। अगर कोई बायर है जिसने कॉल ऑप्शन लिया है तो उसके पास राइट होता है टू परचेज, और जो सेलर होता है कॉल ऑप्शन का, उसके पास ऑब्लिगेशन टू सेल होती है। वैसे ही पुट ऑप्शन क्या है? राइट टू सेल। तो बायर ऑफ पुट ऑप्शन के पास राइट कौन सी होती है? राइट टू सेल। और जो सेलर है, सेलर ऑफ पुट ऑप्शन, उसके पास ऑब्लिगेशन होता है टू परचेज। अगर बायर एक्सरसाइज करेगा तो वो ऑब्लाइज्ड है टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट, क्योंकि उसने प्रीमियम लिया है। अब जो प्राइस बोला गया है, अग्रीड प्राइस, उसका टर्म जो यूज होता है अपने मार्केट में, वो होता है एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। इसके बाद अपन ने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज होती है वो दोनों ऑब्लिगेशन में होती है टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर जो है वो बिल्कुल ऑब्लिगेशन में नहीं है, उसके पास राइट है टू एक्सरसाइज और टू नॉट एक्सरसाइज। बट जो सेलर है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, उसके पास ऑब्लिगेशन है। अगर बायर ने एक्सरसाइज कर लिया तो ही इज ऑब्लाइज्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद अंडरलाइंग एसेट्स कौन कौन से होते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में? एक होता है इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन और एक होता है इक्विटी स्टॉक ऑप्शन। इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन मींस इक्विटी इंडेक्स मतलब सेंसेस में डील होता है, बीएससीज में डील होता है। और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन में जो सिक्योरिटीज है, मतलब कंपनी के शेयर्स हैं, वो उसमें डीलिंग होती है। तो वो एक हो सकता है इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन, एक होता है इक्विटी स्टॉक ऑप्शन। इसके बाद अब अपन अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग कैसे की जाएगी एक इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन के केस में? तो सबसे पहला, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रीमियम का आदान प्रदान होता है। जो बायर है उसको पे करना पड़ता है और सेलर को रिसीव करना पड़ता है। तो बायर की बुक्स अलग बनेंगी और सेलर की बुक्स अलग बनेंगी, क्योंकि दोनों पर्सन अलग है, दोनों अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो बायर के केस में या होल्डर के केस में जो प्रीमियम की एंट्री होगी वो होगी इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड हुआ है। अगर इक्विटी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड हुआ है तो इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, क्योंकि बायर पे कर रहा है प्रीमियम सेलर को। अब सेलर ने रिसीव किया है प्रीमियम, तो उसके केस में क्या होगा? सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम। अब ये जो लेजर है अपना इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम या इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम, इसको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। जैसे बायर पे कर रहा है तो उसके लिए करंट एसेट है, और सेलर रिसीव कर रहा है तो उसके लिए अभी करंट लायबिलिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रीमियम अकाउंट, मैंने आपको बताया कि शुड बी शोन अंडर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी एज द केस में बी, एंड एंट्री कैन बी मेड ऑफ ऑल इंडेक्सेस एंड स्क्रिप्ट वाइज। मतलब आपने अगर मल्टीपल इंडेक्सेस या मल्टीपल स्क्रिप्ट में डील करा है तो आप सबका ऐड करके फिर प्रीमियम की एक एंट्री पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है बैलेंस शीट डेट। अगर आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस शीट
डेट पे ओपन है, मतलब आफ्टर बैलेंस शीट डेट सेटलमेंट की डेट है, तो जो ओपन इंटरेस्ट इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो उसमें बायर या होल्डर के केस में ये देखना पड़ेगा कि प्रीमियम एज ऑन बैलेंस शीट डेट का अमाउंट क्या है। तो प्रोविजन बुक किया जाएगा अगर जो प्रीमियम पे किया है वो एक्सीड कर जाता है प्रीमियम प्रिवेलिंग एट बैलेंस शीट डेट। Provision should be made for the amount by which the premium paid exceeds the premium prevailing at balance sheet date. For example, अगर आपने 10 रुपीज प्रीमियम पे किया है जब आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और बैलेंस शीट डेट पे 6 रुपए हो जाता है, तो ये जो 4 रुपए है, 4 रुपए से प्रोविजन बुक करना पड़ेगा। प्रोविजन की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस ऑन इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन अकाउंट और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन अकाउंट। और ये लॉस, ये जो लॉस है हमारा, लॉस है नहीं बट टेंटेटिव लॉस है जिसका हम प्रोविजन बुक कर रहे हैं। ये हम प्रोविजन इसलिए बुक कर रहे हैं जैसे कि हम रिड्यूस कर पाए अपने लॉस को। जैसे कि अगर हम रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं बैलेंस शीट डेट में, तो जब आप रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट होगा उस टाइम जब आपको रिसीव होगा वो कितना होगा? 6 रुपए। तो जो 10 रुपए है, 10 रुपए का जो 6 रुपए तक तो आप लॉस अपना मिनिमाइज कर सकते हो, 4 रुपए का ही लॉस होगा, तो वो आप अभी से एंटिसिपेट करके उसका प्रोविजन बुक कर रहे हो, इसका ये मतलब है। इसके बाद इफ प्रीमियम एट बैलेंस शीट डेट एक्सीड्स द प्रीमियम पेड देन दिस शुड बी इग्नोर्ड। अगर आपने जो प्रीमियम पे करा है और बैलेंस शीट में जो प्रीमियम का प्राइस है वो ज्यादा है, आपने 10 रुपए प्रीमियम पे करा बट बैलेंस शीट डेट में वो 15 रुपए है, तो आपको मतलब प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट है इसको आपको इग्नोर करना है इन व्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने करके आपको प्रॉफिट को इग्नोर करना है। ये तो बायर या होल्डर की बुक्स की बात हुई। वैसे ही सेलर और राइटर के बुक्स में भी प्रोविजन बुक होगा बट इसका रिवर्स होगा। अगर जो प्रीमियम बैलेंस शीट डेट पे अमाउंट है, प्रीमियम का बैलेंस शीट डेट पे वो एक्सीड कर जाता है जितना प्रीमियम रिसीव किया है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर लॉस बुक करना पड़ेगा और सेम एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस ऑन इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन अकाउंट। अगर आपने मल्टीपल ऑप्शंस में डील करा और मल्टीपल ओपन ऑप्शन है एट ईयर एंड, तो इंडेक्स वाइज या स्क्रिप्ट वाइज भी प्रोविजन आप बुक कर सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल ऑप्शन open option at year end, index wise script wise provision should be made considering all the open option of any strike price and any expiry date under that index script taken together. नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइनल सेटलमेंट। अब फाइनल सेटलमेंट की बात आती है कि जब एक्सरसाइज होगा या एक्सरसाइज नहीं होगा। किसके पास राइट है? राइट है बायर के पास, और ऑब्लिगेशन किसके है? सेलर के लिए। तो जब सेटलमेंट होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का तो दो प्रकार से हो सकता है, एक कैश सेटल्ड या फिर सिक्योरिटी ट्रांसफर्ड। कैश सेटल्ड के लिए जो एंट्रीज होंगी वो बायर के बुक्स में होंगी। जब वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को तो सबसे पहले तो जो प्रीमियम उसने पे किया है वो अभी हमारे करेंट एसेट में दिख रहा है, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा और एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट। फर्स्ट स्टेप है प्रीमियम को एक्सपेंस बुक करना। सेकेंड है अगर फेवरेबल डिफरेंस है, मतलब कि नेट अमाउंट में सेटलमेंट हो रहा है, सिक्योरिटी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, नेट अमाउंट में सेटलमेंट हो रहा है, तो नेट अमाउंट क्या है? फाइनल प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, वो उसको मिलेगा।
तो जो अमाउंट मिलेगा उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है एज इनकम। तो दो स्टेप होंगे जब एक्सरसाइज करेगा बायर ऑप्शन को। तो आपको एक तो प्रीमियम एक्सपेंस के तौर पे बुक करना है और एक फेवरेबल डिफरेंस को इनकम रिकॉग्नाइज करना है। वैसे ही सेलर के बुक्स में क्या होंगी, सेलर के बुक्स में होंगी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन जो प्रीमियम उसने रिसीव किया था और करंट लाइबिलिटी में दिख रहा है वो आपको इनकम बुक करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी जैसे इनकम बुक हो जाए। इसके बाद जो बायर के लिए फेवरेबल डिफरेंस है वो ही एडवर्स डिफरेंस होगा हमारे सेलर के लिए। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग के वीडियो में आपको एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें जो फेवरेबल डिफरेंस था वो 20 रुपीज का था, 100 रुपए का एग्रीड अमाउंट था स्ट्राइक प्राइस, और जो फाइनल प्राइस थी वो 120 चल रही थी मार्केट में। तो जो ये 20 रुपए बायर को मिलेंगे तो वो इनकम बुक होगी। वैसे ही वो जो 20 रुपए है वो एडवर्स डिफरेंस है सेलर के लिए, उसको पे करना पड़ेगा, तो वो एज अ लॉस बुक होगा, तो उसको रिकॉग्नाइज करना है एज अ लॉस। वैसे ही अब सेकंड जो तरीका है जिसमें सेटलमेंट होता है वो है सिक्योरिटीज का आदान प्रदान होना। तो सिक्योरिटीज विल बी ट्रांसफर्ड इन कंसिडरेशन फॉर कैश एट स्ट्राइक प्राइस। बायर के केस में क्या होगा, अगर उसने कॉल ऑप्शन लिया है, कॉल ऑप्शन मीन्स राइट टू परचेज। राइट टू परचेज में क्या होगा कि सिक्योरिटीज हमें मिलेगी, बायर हूं मैं तो बायर को सिक्योरिटी मिलेगी, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। वैसे ही पुट ऑप्शन अगर बायर ने लिया है तो पुट ऑप्शन में राइट टू सेल होता है। राइट टू सेल मींस डिलीवर करेगा सिक्योरिटीज को, डिलीवर करेगा तो उसको कैश या बैंक कैश मिलेगा या बैंक में पैसे मिलेंगे, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज अकाउंट। इसके बाद जो सेलर की बुक्स में होगी, सेलर की बुक्स में सिक्योरिटीज ट्रांसफर का होगा प्रीमियम। इसके अलावा एक बायर के बुक्स में थर्ड एंट्री और क्या होगी, कॉल ऑप्शन की हमने देख ली, पुट ऑप्शन की देख ली, थर्ड है प्रीमियम। प्रीमियम जो है वो भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके एक्सपेंस बुक करना है, तो उसकी सेम एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट। वैसे ही सेलर के केस में क्या है, अगर कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन का सेलर है तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा सिक्योरिटीज को, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज अकाउंट उसकी एंट्री पास होगी। एंड अगर पुट ऑप्शन का सेलर है तो रिसीव करना पड़ेगा सिक्योरिटी, क्योंकि बायर बेचेगा इसको खरीदना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एंड थर्ड एंट्री होगी प्रीमियम की, प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, तो इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये थे हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग एंट्रीज। इसके बाद टर्नओवर से रिलेटेड भी पूछा था, तो टर्नओवर जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम एब्सोल्यूट फिगर्स को, जो पॉजिटिव वैल्यूज है नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करते हैं, वैसे ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करना है फॉर कंप्यूटिंग द टर्नओवर। इसके अलावा जो प्रीमियम रिसीव करेगा सेलर, रिसीव के तौर जब रिसीव करेगा तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा टर्नओवर अमाउंट में, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वैल्यूज प्लस प्रीमियम रिसीव्ड इफ एनी। इसके अलावा अगर रिवर्स ट्रेड में एंटर करा है तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसको और इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का टर्नओवर कंप्यूट किया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड प्रीमियम रिसीव्ड। तो होप आपको ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ एंट्रीज करके, डेमो एंट्रीज करके आपको बताऊंगी। देन वी विल सी हाउ टू फिल इनकम टैक्स रिटर्न इन केस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।